ओके, तो अभी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा और इसी के अंदर हम लोगों ने VSEPR थ्योरी पढ़ा। आपको ये पता होना चाहिए ये जो दोनों टॉपिक था वो किसके अंदर आता है बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन किया, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, ऐसे करके आपने ढेर सारे एग्जाम्पल के हाइब्रिडाइजेशन कर लिए। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ना कुछ ड्रॉबैक था बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक आपको बताता हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर सुनिएगा। ड्रॉबैक एग्जाम में नहीं आता, ड्रॉबैक एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको इसका ड्रॉबैक समझना पड़ेगा। ये बताओ, आपने जब हाइब्रिडाइजेशन किया तो क्या क्या पढ़ा? बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड कैसे बनता है, कितने बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड एंगल कितना होगा, ज्योमेट्री कितना होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, ये सब पढ़ लिया आपने। लेकिन आपने अभी तक कुछ कुछ चीजें नहीं पढ़ी हैं, जैसे कि बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा कि कम होगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा कि कम एनर्जी लगेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। ध्यान सुना बेटा, ड्रॉबैक क्या पता है? VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी could not explain about, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है ना बेटा, ये कुछ चीजों के बारे में हमको नहीं बताता। अबाउट क्या? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल के बारे में आपने पढ़ लिया, पर बॉन्ड लेंथ के बारे में नहीं पढ़ा। यहां तक कि आपने ये नहीं पढ़ा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगता होगा, इसके बारे में भी आपने इसमें नहीं पढ़ा। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जब आप बनाते हो तो वो स्टेबल है कि नहीं है, इसके बारे में नहीं पढ़ा। ये सब तो बहुत सिंपल ड्रॉबैक थे। अब देखो बेटा, अब जो 2 पॉइंट बता रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 2 पॉइंट बताऊंगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें नहीं बताया अबाउट existence of H2 plus ion and paramagnetic character of O2। ये जो नीचे के 2 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या बताऊं, पहले इसको लिख लो बेटा। आप पहले इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर वाला हेडिंग डालेंगे। पहले लिखो यहां पर ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिखेंगे ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिखेंगे ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कुछ इस थ्योरी में कुछ कमियां हैं जिसे पूरा करने के लिए अब नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में नहीं बताता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में नहीं बताता, किसी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता, किसी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता, और H2 प्लस आयन का एग्जिस्टेंस और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2, ये 2 चीज नहीं बताता। तो नीचे के जो 2 पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे के जो 2 पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, कॉपी कर लिया सबने? तो ये जो 2 पॉइंट है इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको नहीं बताता है। अब चलो जरा मैं इस ड्रॉबैक को क्लियर कर दूं, तब जाके आप इसका जो एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ पाएंगे उसको। अब सुनना बेटा, ये जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को मैं पहले समझाता हूं मेरे बोलने का मतलब क्या है। एक बात बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब तुमने पढ़ा था, याद है मैंने आपको क्या बताया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड तभी बना पाएगा जब उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड कैसे बनेगा?
बिना इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड कैसे बनेगा ये बताओ। H2 बनता है क्या? हाँ बनता है। अब जरा बताओ बेटा H2 कैसे बनता है? आपने 2 हाइड्रोजन ले लिया, जल्दी बताइए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होगा? दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं चलो H2 प्लस बना के दिखाओ, तो H2 प्लस कैसे बनाओगे? आखिर H2 प्लस का क्या मतलब है? ध्यान सुनेंगे। यहां पर H2 प्लस का जानते हैं क्या मतलब है? H2 प्लस का यह मतलब है बेटा कि आपके पास 2 हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन में क्या बना हुआ है? प्लस चार्ज। H2 प्लस का मतलब होता है एक हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है। अच्छा बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, अब इस हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब ये तो फिर बॉन्ड नहीं बना सकता। H प्लस आयन बॉन्ड नहीं बना सकता, H प्लस आयन बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी इनके बीच बॉन्ड नहीं बन सकता, और इनके बीच बॉन्ड नहीं बन सकता, तो ऐसे में तो इस मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। मतलब ये बताओ H2 प्लस आयन हो सकता? H2 होता है, H2 होता है, लेकिन H2 प्लस आयन नहीं होता। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि H प्लस आयन बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका यह मतलब निकला कि H2 प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर आपको पता है H2 प्लस आयन एग्जिस्ट करता है, H2 प्लस आयन एग्जिस्ट करता है, पर कैसे एग्जिस्ट करता है नहीं पता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो नहीं बता पा रहा इस बात को, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट करता जब दोनों के पास क्या रहता? इलेक्ट्रॉन। पर बेटा H के पास तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बॉन्ड नहीं बना सकता, और अगर ये बॉन्ड नहीं बना सकता तो फिर ऐसे में H2 प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो VBT कहता है कि H2 प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर बाद में पता चला कि H2 प्लस आयन एग्जिस्ट करता है। पर क्यों करता है इसके बारे में VBT हमको नहीं बता पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये VBT का क्या है? ड्रॉबैक है। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब एक इसको सुनो, एक बात बताओ बेटा, O2 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। चलो O2 कैसे बनता है याद है आप लोग को? ये देखो ऑक्सीजन ले लिया, जल्दी बताओ ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? 6। ये देखो ऐसा। अब ये बताओ यहां पर एक बॉन्ड बन गया, यहां पर एक बॉन्ड बन गया, ये क्या है बेटा? लोन पेयर। ये क्या है बेटा? लोन पेयर। ये भी क्या है? लोन पेयर। ये भी क्या है? लोन पेयर। आप देख सकते हो सब तरफ इलेक्ट्रॉन आपको पेयर में ही दिखेंगे, सब तरफ इलेक्ट्रॉन आपको पेयर में दिखेंगे। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर। तो आप साफ साफ देख सकते हो ऑक्सीजन के पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो मॉलिक्यूल जानते हो क्या होता है? क्या होता है? डायमैग्नेटिक। जब किसी मॉलिक्यूल के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ऐसे में वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है। पर एक्सपेरिमेंट से पता चला कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिनके पास क्या रहता है? अनपेयर। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अभी बताओ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन तुम बताओ तुमने VBT पढ़ा है अभी तक? और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है किसके अकॉर्डिंग बनाया है? VBT के। कहीं पर भी तुमको अनपेयर दिख रहा है? नहीं। तो VBT के अकॉर्डिंग O2 क्या है? डायमैग्नेटिक। पर एक्चुअली वो क्या निकल के आया? पैरा। तो आखिर O2 पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है? आखिर O2 पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है? इसको VBT तो नहीं बता पा रहा है, तो हम कहेंगे ये भी VBT का क्या है बेटा? ड्रॉबैक। तो जानते हो इन्हीं सब ड्रॉबैक को कवर करने के लिए अब आपके सामने एक नया थ्योरी आने वाला है। थ्योरी का नाम है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपको पता है यह थ्योरी केमिस्ट्री में कहीं यूज नहीं होता, कहीं यूज नहीं होता है। VBT को ही मेन थ्योरी माना गया है, VBT को ही केमिस्ट्री का मेन थ्योरी माना गया है। यह थ्योरी कुछ काम का नहीं है। पता है ये थ्योरी क्यों आया? ये थ्योरी सिर्फ इन बातों को बताने आया, ये थ्योरी इन बातों को एक्सप्लेन करने आया, बाकी इसका कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। पर दिक्कत क्या है? मैंने ये तो कह दिया केमिस्ट्री में इस थ्योरी के ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर क्लास 11th की बात करूं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है स्कूल में VBT के मुकाबले MOT के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, पर एक साथ क्लास लगाने के पीछे कारण ये था कि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है
और समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, और सिर्फ आपको ना 2-3 एग्जाम्पल समझना, उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी आपसे बनने लग जाएगा। तो चलिए बेटा इसको लिख लिए सब लोग ना, तो डालिए अब अपने कॉपी में हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, गौर से सुनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है बेटा? ये थ्योरी बोलता है कि जब एक एटम, ध्यान सुनेंगे, ये थ्योरी बोलता है कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो क्या बनाएगा बेटा? जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन ये थ्योरी इस बात को थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश कर रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। इसका यह मतलब है कि जब दो एटम के ऑर्बिटल, मान लो बेटा ये एक ऑर्बिटल है, गौर सुनना, मान लो ये एक ऑर्बिटल है, ये एक एटम का ऑर्बिटल है, तो जब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से मिलेगा, जब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से मिलेगा तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। गौर से सुनिए, ये जो बीच में बने हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो बीच में बना इसी को बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप जो किनारे में बनाओगे इनको कहना बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको कहना एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में जो बनेंगे, एक बॉक्स नीचे बनाना एक बॉक्स ऊपर बनाना, इसको बोलेंगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो गौर से सुनिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यह कहता है कि जब दो एटम के ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर थे, जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर थे, अब उसको आप कहां रख देंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि आपको ना दो एटम लेना है, गौर सुनना आपको दो एटम लेना है और दोनों एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होंगे सबको मिला देना है, और जब मिलने के बाद एक नया जो ऑर्बिटल बनेगा उसी को आप क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटम के सारे ऑर्बिटल को मिला देना है, और मिलाने के बाद बीच में जो बनेगा उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पर एक बात ध्यान देना, यहां पर एक बॉक्स था, यहां पर एक बॉक्स था, तो बीच में दो बॉक्स बनेंगे, एक बॉक्स को नीचे बनाएंगे एक बॉक्स को ऊपर बनाएंगे। नीचे और ऊपर बनाने का मीनिंग ये है, जो नीचे बनता है ना इसको एक नाम दिया गया है बेटा, इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर में बना रहेगा इसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान देना, दो ऑर्बिटल बनाना है आपको, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। और इस तरफ ना एनर्जी रहता है बेटा, इस तरफ एनर्जी रहता है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो बॉन्डिंग नीचे है और एंटी बॉन्डिंग ऊपर, तो याद रखेंगे बॉन्डिंग वाले की एनर्जी नीचे तो कम रहता है और एंटी बॉन्डिंग का ऊपर। अभी मैंने कितने कितने ऑर्बिटल मिलाए? एक ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल, तो यहां पर दो बने, पर आपको ना एक एक नहीं बहुत सारे ऑर्बिटल अभी आपको मिलाने हैं। कैसे मिलेंगे बताता हूं, पहले से कॉपी करो, ऐसे कॉपी करो। सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना सीखना है, सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना सीखना। बहुत सारा छोटा छोटा यहां पर बहुत कुछ लिखूंगा, ध्यान से देखना।
कॉपी कर लिया सबने? ठीक है। अब यहां पर जो बनाऊंगा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, स्कूल में ये टॉपिक हो चुका है? जिनके स्कूल में हो गया होगा हल्का फुल्का, इससे वो फेमिलियर होंगे। तो अब सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि मैं दो स्ट्रक्चर एक साथ बनाऊंगा और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसलिए पहले पूरा देख लेंगे, उसके बाद ही लास्ट में कॉपी करेंगे। ठीक है, एकदम गौर से सुनना बेटा। करना क्या है, अब मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो, ये बताओ, आप किसी भी एलिमेंट के जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो बताइए, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, सॉरी फर्स्ट शेल में एस होता है, सेकंड शेल में एस भी होता है, पी भी होता है, थर्ड शेल में बेटा एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस थ्योरी में डी का यूज ही नहीं है, इस थ्योरी में डी का यूज ही नहीं है बेटा, डी का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अब बस आपको ना इतना ही यूज करना है, 1s से लेके 3p तक बस इतना ही यूज करना रहता है, 1s से लेके 3p तक बस आपको यूज करना है। अब कैसे यूज करना मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसे कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाता हूं, जरा गौर सुनेंगे इसे किस तरह से यूज करेंगे। इधर सुनो, सबसे पहले मैं आप लोगों को नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाता हूं। पहले मैं समझाता हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने का क्या मतलब होता है। बेटा आपको ना N2 बनाना है, तो आपको दो नाइट्रोजन लेना है। ये एक नाइट्रोजन है, मान लो ये एक नाइट्रोजन है। बताओ नाइट्रोजन में कौन कौन से क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 1s2, 2s2, 2p3, दूसरे वाले में भी सेम रहेगा 1s2, 2s2, 2p3। बेटा ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नाइट्रोजन का। ठीक है, तो अब आप देखो, अच्छा मैंने इसको सीधा क्यों लिखा है, क्योंकि डायग्राम इसमें ऐसे ही बनाते हैं नीचे से ऊपर। तो बस आपको क्या करना पता है, इस नाइट्रोजन को और इस नाइट्रोजन को दोनों को आपस में मिला देना है। फिर क्या होगा पता है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में मिल क्या बना देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये और ये आपस में मिल क्या बना देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये और ये आपस में मिल क्या बना देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बस क्या करना है, 1s को मिलाना है, 2s को मिलाना है और 2p को मिलाना है, और बीच में जो कुछ बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बस ये सीखना है कि इसको मिलाते कैसे हैं, बस आपको ये सीखना है कि इनको मिलाया कैसे जाता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये देखो बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का N2 है ना, N2 मतलब दो नाइट्रोजन। तो एक नाइट्रोजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2, बताएंगे बेटा, 1s2, 2s2, 2p3। तो आपको ना सिर्फ वैलेंस शेल बनाना है। आप चाहे तो पूरा भी बना सकते हैं, आप चाहे तो 1s से लेकर के पूरा बना सकते हैं, पर मैं कहूंगा सिर्फ वैलेंस शेल बनाओ तो चल जाएगा, सिर्फ वैलेंस शेल बनाओगे तो भी चल जाएगा। तो हम लोग सिर्फ वैलेंस शेल बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? अगर पूरा बनाता तो कैसे लिखता? 1s, 2s और 2p, पर मैं सिर्फ क्या बना रहा हूं बेटा यहां पर? वैलेंस शेल। तो देखना कैसे होगा, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे इसको। ये देखिए, ये जानते हो क्या है बेटा? 2s और ये क्या है बेटा? 2p। बस मैंने इतना ही बनाया। ठीक है, तो ये हो गया एक नाइट्रोजन का। अब दूसरे नाइट्रोजन का इस तरह बनाता हूं। चलो ये देखो, दूसरे नाइट्रोजन का मैं इस तरह बना लेता हूं, 2s और ये क्या बना दिया बेटा मैंने? 2p। अच्छा एक काम करना है, सिर्फ 2p नहीं लिखना है, आपको लिखना है बेटा 2px, 2py और 2pz। तीनों को अलग अलग लिखना है, 2px, 2py और 2pz। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसको और इसको मिला दूंगा, बीच में क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको और इसको मिला दूंगा, बीच में क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैसे बनेगा इधर देखना, इसे आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये देखो, इसको और इसको लेकर के ऐसे बनाओगे बेटा, ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर कितने बॉक्स है? 3। इधर कितने बॉक्स है? 3। तो नीचे बनेंगे 3 और ऊपर बनेंगे 3। यहां पर सिंगल बॉक्स था, इसलिए नीचे सिंगल बॉक्स बना, ऊपर सिंगल बॉक्स। पर इस तरफ 3 बॉक्स है, उधर 3 बॉक्स है, तो नीचे बनेंगे 3 बॉक्स और ऊपर बनेंगे 3 बॉक्स। लेकिन वो जो 3 बॉक्स बनेंगे ना, उसको ऐसे बनाएंगे, ये देखना कैसे बनाएंगे उसको। वो जो 3 बॉक्स बनेंगे उसको एक्चुअली ऐसे बनाएंगे,
मतलब तीनों बॉक्स को एक साथ ना रख के मैंने तोड़ दिया इसको। क्यों तोड़ते हैं सब बताऊंगा थ्योरी में आगे, पहले आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ। लीजिए अब आपका ढांचा बनकर तैयार हो गया। ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो बेटा, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें अब इसमें लिखना है आपको। क्या लिखना है सुनो, पहली बार में अजीब लगेगा पर बहुत सिंपल है। ये क्या लिखा है यहाँ पर 2s, ये क्या लिखा है 2s, तो इसका भी नाम होगा बेटा 2s और इसका भी नाम होगा 2s। ये 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, तो इसका नाम होगा 2px 2py 2pz, 2px 2py और ये क्या होगा बेटा 2pz। इतना कर दिए। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, जितने भी ना सिंगल बॉक्स हैं उसके सामने सिग्मा का साइन लगाओ, सिग्मा का, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। ये डबल है ना डबल, तो डबल में पाई का साइन लगाएंगे बेटा। ये सिंगल है तो सिग्मा, डबल है तो पाई, सिंगल है तो सिग्मा। लीजिए यहां तक हो गया। अब एक बात बताओ, ये सिग्मा 2s लिखा है, ये भी सिग्मा 2s है, पर दोनों में फर्क क्या है, नीचे वाला क्या है बॉन्डिंग और ऊपर वाला क्या है एंटी बॉन्डिंग। याद रखना बेटा, नीचे वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाले क्या बोलते हैं बॉन्डिंग, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाले सारे बॉन्डिंग, ऊपर वाले सारे एंटी बॉन्डिंग कहलाएंगे। नीचे वाले बॉन्डिंग कहलाते हैं और ऊपर वाले क्या कहलाते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो गौर से सुनना, सिग्मा 2s सिग्मा 2s सिग्मा 2s सिग्मा 2s दोनों में सेम लिखा है मैंने। तो बस आपको करना क्या है, यहां पर स्टार का साइन लगाना है। स्टार ये दिखाता है कि वो एंटी बॉन्डिंग है, तो इसको बोलेंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। तो जितने ऊपर ऊपर वाले रहते हैं एंटी बॉन्डिंग, उसमें क्या लगता है बेटा स्टार। इतना हो गया। अब आखिरी काम ये बताओ, यहां वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहां कितने हैं 2, और यहां पर बेटा p में कितना है 3, तो यहां भी होगा 2 और यहां पर कितना है 3। हो गया। अब इधर टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 5, इधर कितना है 5, हो गया 10। तो आपको बीच में 10 भरना है। इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन, बीच में 10 इलेक्ट्रॉन भरना। कैसे इधर बेटा कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लीजिए कंप्लीट हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और जब जब ये बनाने को आता है तो 3 नंबर में आता है, याद रखना। बहुत आसान था, बस मैंने क्या किया, सबसे पहले बेटा सुनना, सबसे पहले मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद यहाँ 2s लिखा था, यहाँ 2s लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 2s 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। बस इतना बता दो, सिंगल सिंगल बॉक्स में क्या लगाए थे सिग्मा, डबल बॉक्स में क्या लगाया पाई, और ऊपर ऊपर वाले में क्या लगा दिया स्टार। क्या रिप्रेजेंट करता है वो एंटी बॉन्डिंग। अब आपको बस क्या करना पता है, अभी आपने किसका एग्जाम्पल बनाया नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 5, इधर कितना भरा 5, इधर कितना भरा 5, बीच में कितना भर दिए 10। अगर मैं आप कहूंगा ऑक्सीजन बनाओ, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना होता है, तो इधर लेंगे 6, इधर लेंगे 6 और बीच में 12। बस यही करना है। मैं बोलूंगा फ्लोरीन बनाओ, वैलेंस शेल में 7, तो एक तरफ 7 एक तरफ 7 बीच में 14। मैं बोलूंगा मान लो कार्बन बनाओ, कार्बन में 4 4 बीच में 8। तो ढांचा ऐसे ही बनेगा, हर बार ढांचा ऐसे ही बनेगा, बस क्या बदलेगा इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन बदलेगा। ठीक, लेकिन अभी रुको, अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, 3 नंबर ऐसे नहीं मिलेगा, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको करना है बेटा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। आज तक तुम लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते आए हो ना, अब हम करेंगे मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। अच्छा, तुमने नाइट्रोजन का तो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया नाइट्रोजन का, अब आपको N2 का करना है। अब N2 कैसे करते हैं, N का तो हम N का हमको पता है N का हमको पता है, पर N2 कैसे होगा वो देखना बेटा। N2 कैसे करना है, यहां नीचे से ना लिखते हुए ऊपर चढ़ना है आपको। सबसे नीचे क्या लिखा है, नीचे से लिखते हुए ऊपर जाना। सबसे नीचे क्या लिखा है सिग्मा 2s, बोलते जाना बेटा सिग्मा, एक मिनट,
सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, ऊपर चढ़ते जाओ, सिग्मा स्टार 2s 2, अब यहां जाओ, पाई 2px 2, बगल वाले में पाई 2py 2, ऊपर चढ़ो, सिग्मा 2pz 2, बस यहीं रुक जाओ, खत्म। इसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखना। बस नीचे से ऊपर तक आपको लिख देना है। इसमें बस करना क्या पता है, इस तरफ ना ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मीनिंग है बेटा कि नीचे से ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है बेटा, एनर्जी। तो ये इस तरफ एनर्जी बढ़ रहा है। अच्छा, ये दोनों पाई पाई जुड़े हुए हैं, पाई पाई जुड़े हैं, तो दोनों की एनर्जी क्या रहेगा, सेम। यहां बेसिकली इक्वल टू का साइन लगा है। अच्छा, तुमने सिर्फ वैलेंस शेल बनाया है ना, तुमने सिर्फ वैलेंस शेल का डायग्राम बनाया है, तुम चाहो तो 1s को भी ले सकते हो, नीचे में एक और नीचे बनेगा। मैंने देखा कई स्कूल में पूरा बनवाते हैं, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही बना सकते हैं और सिर्फ वैलेंस शेल, आंसर वही आता है, मार्क्स उतने ही मिलने हैं। तो आप कोशिश करो कि सिर्फ वैलेंस शेल को बनाओ। अब तुमने कितना शेल छोड़ दिया, एक शेल, तो क्या करो, ऐसे करके ना यहां पर के लिख दो। के का मतलब बेटा ये कौन सा शेल है, पहला शेल। पहला शेल मतलब क्या होता है, के। ये दूसरा शेल है, मतलब क्या है, ये एल। तुमने पहला शेल छोड़ दिया ना, इसलिए बस वहां पर के लिख दो। के का मतलब है तुमने पहला शेल को रिप्रेजेंट कर दिया, करेक्ट। अब आखिरी काम, एक काम और बचा है, आखिरी काम है बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बताऊंगा, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बताओ, बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, ये बॉन्डिंग है, ये बताओ, ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग। जरा काउंट कर तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग है 2, यहां के एंटी बॉन्डिंग में है क्या, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2। बताइए आंसर कितना आ रहा है बेटा, 3। तो इस बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या है, ये हमें क्या बताता है, बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये डायग्राम बनाने को आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% है, मतलब 100% है, मतलब 100% है, कुछ भी हो जाए इसको निकाल सकते हैं आप, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये डायग्राम बनाने को हो सकता है ना आए, आ भी सकता है नहीं भी आता, पर बॉन्ड ऑर्डर आता ही है बेटा, सबके स्कूल में आता है, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में आए चाहे रीजनिंग क्वेश्चन में आए। तो बॉन्ड ऑर्डर को अच्छे से समझना, हालांकि हालांकि ये बहुत आसान रहता है निकालना इसको। तो पहले इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं बेटा। कॉपी कीजिए। तो बताइए इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल दे दूंगा तो बना लोगे ना, सब कुछ तो सेम रहेगा, बस क्या बदलेगा, इलेक्ट्रॉन, बाकी स्केलेटल ढांचा ऐसे ही रहेगा। तो कॉपी करिए फिर। आप जब इसको बनाओगे ना तो कोशिश करना बेटा इसको ऐसे बनाना, वरना आपका कॉपी इतना गंदा हो जाएगा, आप ना बहुत गंदा कर दोगे। तो मैं इसको सुंदर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो बीच वाले होते हैं ना, बीच वाले, इसको पहले बनाओ, वो भी दूर दूर, ये देखो ऐसे ऐसे करके बनाते जाओ, पहले बीच वाले को बनाओ, फिर जोड़ जोड़ के फिर साइड तरफ निकलते जाओ। अगर आपने साइड साइड को पहले बनाया तो बीच में जगह नहीं बचेगा आपके पास, तो बीच वाला जो पार्ट है उसको पहले बनाइए, मतलब बीच में जितने बॉक्स है उसको पहले बनाइए, तो फिर अच्छा बनेगा।
ठीक है। अब यहां देखेंगे, ये जो डायग्राम तुमने बनाया है, बस गया था, ये जो डायग्राम तुमने बनाया है ये तुमने नाइट्रोजन का बनाया बेटा, ये जो डायग्राम तुमने बनाया ये नाइट्रोजन का है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूंगा ना ऑक्सीजन का बनाओ, तो ऑक्सीजन का सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस एक छोटा सा चेंजेस रहेगा ऑक्सीजन में, और वो चेंजेस ये है, यहां देखना बेटा, ऑक्सीजन में एक छोटा सा चेंज है, यहां देखेंगे ऑक्सीजन के केस में बस एक छोटा सा चेंज रहेगा, ऑक्सीजन के केस में बताइए चेंजेस कहां पर दिखा आपको। इसमें यहां 2 बॉक्स नीचे था, 1 बॉक्स ऊपर है, इसमें बेटा एक बॉक्स नीचे है और 2 बॉक्स ऊपर है। बस ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये ऑक्सीजन में पलट जाता है। क्यों पलटता है थ्योरी में सब बताऊंगा, अभी तो हम लोग डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, तो ऑक्सीजन में इसको उल्टा बनाना, बाकी लिखने वाला काम सब कुछ वैसे ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं, बोलो क्या लिखूं इसको। हाँ बेटा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, यानी ये वाला नीचे आ गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा। बोलो क्या है ये, पाई 2px, पाई 2py, बाकी ऊपर तो नॉर्मल है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो बस इतने याद रखना, ये जो है इसे पलट जाएगा। अब जल्दी बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन का है। इधर भी बेटा 1 2 3 4 5 6, इधर 6, इधर 6, बीच में 12। देखो कैसे भरेंगे, 12 नीचे स्टार्ट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक इस तरह से भरेंगे। तो चलो जरा कॉन्फ़िगरेशन तो बोल के बताओ मेरे को, कॉन्फ़िगरेशन कैसे बोलोगे, चलो स्टार्ट करो। यहां लिखिए, यहां से करते, ठीक है, यहां से करते बेटा, के लिख देंगे। हाँ चलो स्टार्ट करो, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ऊपर चढ़ते जाओ, सिग्मा 2pz 2, पाई 2px 2, पाई 2py 2, और ऊपर चढ़ो, पाई स्टार 2px 1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। और बगल वाले में पाई स्टार 2py 1, मैंने बस क्या किया, इसी को लिखते लिखते ऊपर चला गया मैंने, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, बस इसको लिखते हुए मैंने ऊपर लिख दिया, बन गया ये। अब आते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर में। बॉन्ड ऑर्डर यहां पर क्या लेते हैं, बॉन्डिंग, यहां पर क्या लेते हैं, एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ये बॉन्डिंग है, ये तीनों बॉन्डिंग है, ये बेटा एंटी बॉन्डिंग है, और ये तीनों एंटी बॉन्डिंग है। काउंट करो बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटी बॉन्डिंग में गिनो, 2 और 2 4, कितना है बेटा ये 2। तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आया था, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2, दोनों में क्या फर्क है, क्यों ऐसा होता है सब बताऊंगा, पहले कॉपी कीजिए। तो याद रहेगा, ये ऑक्सीजन में ये उल्टा रहता है।
बना ले बेटा। बन गया क्या? अच्छा ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा और क्लियर बता दूं। देखो, आप इस डायग्राम को बार बार बनाना तो आपको ये याद हो जाएगा। मेन रहता है बेटा इलेक्ट्रॉन फिलअप करना और बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ये सबसे मेन हिस्सा है। तो एक बार थोड़ा सा, यहां पर मैंने सीधा बनाया था, इसमें मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो कब सीधा बनेगा कब उल्टा बनेगा एक बार मैं इसको आपको एकदम क्लियर बताया। तो ये हटा दूं ना, मैं हटा दूं। अब कब ये सीधा बनेगा और कब उल्टा, उसको देख लो। इसको आप कैसे याद रखोगे? तो उसको याद रखने का तरीका ये है, याद रखने का तरीका ये है बेटा कि 13th ग्रुप, 14th ग्रुप और 15th ग्रुप का जब डायग्राम बनाने को आएगा तब ऐसे बनेगा। ये देखो ऐसे बनेगा। मेरे कहने का मतलब है एक नीचे रहेगा और दो ऊपर रहेगा, अगर इन तीनों ग्रुप से किसी एलिमेंट का एग्जांपल आया तो। और अगर और अगर और अगर 16th 17th और 18th ग्रुप का कोई एग्जांपल आया, ओह ये उल्टा बोल दिया क्या मैं? एक मिनट रुको बेटा, इनमें ऐसा रहेगा, दो नीचे रहेगा और एक ऊपर रहेगा। ये देखो सेम टू सेम। और अगर उन तीनों ग्रुप में से किसी एलिमेंट का एग्जांपल आया तो फिर डायग्राम ऐसा बन जाएगा। करेक्ट? यानी कि मेरे बोलने का मतलब है कि एक नीचे रहेगा और दो ऊपर रहेगा। अब जरा एग्जाम्पल भी देख लो, एग्जाम्पल भी देख लो बेटा। 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा? बोरॉन, एल्युमिनियम। 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो क्या समझे, इनमें से किसी का भी डायग्राम बनाने को आया तो ऐसे बनाएंगे। उसके बाद 16 ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, इनमें से किसी का भी डायग्राम बनाने को आया तो ऐसे बनाएंगे। बोलो याद रहेगा? तो इसको लिख लो अगर लगता है आपको लिखना है तो। इलेक्ट्रॉन भरना मैंने बता दिया, बस डायग्राम में कब दो बॉक्स नीचे रहेगा कब दो बॉक्स ऊपर रहेगा इसको याद रखना। और इससे बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं इतने ही एग्जाम्पल आते हैं। ये वाला, हाँ एल्यूमिनियम है, Al। उसके नीचे Al लिखा है, एल्यूमिनियम है वो। तो याद रखना सिर्फ वैलेंस शेल ही आपको बनाना रहेगा। तो चलो मुझे आप बना के दिखाओ बेटा, Si2 बना के दिखाओ और F2 बना के दिखाओ और Ne2 बना के दिखाओ। अब मैंने बोला बना के दिखाओ, इसका मतलब क्या सुनो, ये सिग्मा 1s सिग्मा 2s लिखा है ना, ये सब मत करना, टाइम बच जाएगा हमारा। बस ये बॉक्स बॉक्स बनाओ, बॉक्स बॉक्स बनाओ, इलेक्ट्रॉन भरो और बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो कॉन्फ़िगरेशन मत करना, कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है आपको। और ये सिग्मा 2s ये जो नोटेशंस लिखे हैं उसको नहीं लिखना है, बस बॉक्स बनाना है, इलेक्ट्रॉन भरना है, ताकि टाइम मतलब जल्दी बन जाए। चलो स्टार्ट करो बेटा, सिर्फ वैलेंस शेल बनाएंगे, ठीक है? इन तीनों एलिमेंट का बना के दिखाओ, इन तीनों एलिमेंट का बनाइए। क्या बेटा रिपीट करूं? सिर्फ वैलेंस शेल बनाएंगे।
सिर्फ वैलेंस शेल बनाएंगे, मतलब ऐसे कर लो। ये पहला वाला किसका है बेटा? सिलिकॉन का। सिलिकॉन में इधर देखो, सिलिकॉन में दो बॉक्स नीचे क्यों है, समझ में आ गया ना? सिलिकॉन इस कैटेगरी में आ रहा है और ये दोनों इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इसलिए एक बॉक्स नीचे है ना? अब बस इलेक्ट्रॉन भरो और बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए और बॉन्ड ऑर्डर निकालिए बस। मुझे लगता है आप अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं भरोगे तब भी आपको अब पता चल जा रहा है बीच में कितने भराएंगे। वैलेंस शेल को जोड़ के बीच में फिलअप कर दो। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितना होता है? 4। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 4 दैट इज 8, बीच में 8 भर देना है बस। अच्छा, सिलिकॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको पूरा पूरा बनाओगे तो बोले यहां पर क्या लिखाएगा? सिलिकॉन के केस में यहां पर क्या क्या लिखोगे? ये क्या है? 3s, करेक्ट। और ये क्या है बेटा? 3p(x), 3p(y), 3p(z), 3s, 3px, 3py, 3pz। सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन याद है सबको ना? सिलिकॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो यहां इसलिए यहां पर 3s लिखा रहा है, करेक्ट। क्या हो गया? रिपीट करूं? हाँ बेटा, ठीक है, बन गया। सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, निकाल लिए।
बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। क्या हो गया बोलो। अब तुम कहाँ बनाओगी नीचे वाला को? हाँ नेक्स्ट पे, नहीं नहीं नेक्स्ट में पूरा बनाओ। हाँ क्योंकि पाई पाई जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब पाई पाई जुड़े हैं मतलब उन दोनों का एनर्जी सेम है, तो एक्चुअली हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी होता है। इसके मुकाबले इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसके मुकाबले इसका एनर्जी ज़्यादा है, पर इन दोनों की एनर्जी सेम है क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इक्वल टू का साइन लगेगा। बनाई? यहाँ कितने हैं? 2 और 2 4, कितने हो गए? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, बीच में 8 भर दिया तुमने, हो गया खत्म, हो गया। सिलिकॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? सिलिकॉन का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, और फ्लोरीन का कितना आया? फ्लोरीन का 1 आएगा। एक बार चेक कर दोबारा, हो गया? बना? कैसे 3 निकाल तुम दिखाओ। फ्लोरीन में 5 होता है, तुम 3 लिखी हो तो तुम नाइट्रोजन को लिख दी। 2s2 2p5 होता ना फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा बना रही बेटा? F2। पहले बन के ढांचा बन गया, ऊपर से क्यों भर रही हो? नीचे से भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। यहाँ की तरह का बताओ। 2, यहाँ भी 2, तो अब यहाँ इधर टोटल कितना होगा गिनो? 7, इधर कितना हो गया? 14। अब नीचे से भरना चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमेशा नीचे से भरते हैं, ऊपर से नहीं। हाँ भाई, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर आया होगा 1, और नियॉन का, नियॉन का 0। इधर देखो, इधर देखो, इसका तो ऐसा हुआ होगा, सिलिकॉन का 8 है ना, तो 1 ऐसा किए होगे। फ्लोरीन में ऐसा किया होगा फ्लोरीन का, और नियॉन में पूरा ही भर गया होगा, नियॉन में पूरा फिलअप हो गया होगा बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या जाएगा? 0। अरे भाई, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब तरफ सेम ही है, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? 0। सबको 0 आया, ठीक है। तो अब ये तो हो गया डायग्राम बनाने वाला। ध्यान देना, एग्जाम में इस टॉपिक से 2-3 तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो डायग्राम बनाने के लिए ही आता है। आप थोड़ा देख लेना, स्कूल में डायग्राम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को। डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर टीचर डायग्राम को ज़्यादा आपको देख के लग रहा है कि टीचर जो है डायग्राम को ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहे हैं, तो डायग्राम आ सकता है एग्जाम में। लेकिन डायग्राम आएगा तब भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा, प्रॉब्लम तो ये है। तो डायग्राम बनाने को आए चाहे मत आए, पर बॉन्ड ऑर्डर तो आएगा। तो डायग्राम बनाने को आएगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा, और डायग्राम बनाने को नहीं आएगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक, अब चलो मैं आपको बताता हूं बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकालते हैं और बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलता है। बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलता है, जरा गौर से सुनेगा। कई लोग क्या समझते पता है, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि बॉन्ड ऑर्डर हमको ना ये बताता है कि 2 एटम के बीच कितना बॉन्ड बनेगा। कई लोग यही बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हमको ये बताता है कि 2 एटम के बीच कितना बॉन्ड बनेगा। सोचो सोचो, कॉपी चेक करो। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 3। और तुमको पता है नाइट्रोजन में, तुमको पता है नाइट्रोजन में क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसा लगा कि हाँ, हमने बॉन्ड ऑर्डर करके यही पता लगाया कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, चेक करो अपने कॉपी में 2, और हमको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या रहता है, डबल बॉन्ड। फिर फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर तुमने निकाला 1, तो भी अच्छा लगा क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है। फिर नियॉन का जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला 0 आया, तो भी अच्छा लगा क्योंकि नियॉन तो बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो हमको ये बताता है कि दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो तुम सोचो ना, ये जाती नहीं है, बस यही काउंट। हाँ बेटा, वो बस वंडरवॉल फोर्स है, वो बॉन्ड नहीं कहलाता। वंडरवॉल अट्रैक्शन, जीनॉन डाई एटॉमिक नहीं बनाता, ऐसा डाई एटॉमिक नहीं बनाता, वो मल्टी एटॉमिक कंपाउंड बनाता है। ये सारे डाई एटॉमिक के एग्जांपल हैं। ठीक बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ ठीक। वो जीनॉन फ्लोराइड, जीनॉन ऑक्साइड की बात कर रहे हो ना, वो मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर जितने एग्जांपल है वो डाई एटॉमिक के हैं। तो जीनॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाँ, तो मैं क्या बोलता, सुनो। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या लगता है यही पता लगाने के लिए आपने इतना बड़ा तामझाम किया और बॉन्ड ऑर्डर 3 निकाला? तो याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर भले ही ऐसा लगता है कि बॉन्ड ऑर्डर से हमें यह पता लग रहा है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, पर बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं बताता। बॉन्ड ऑर्डर कुछ और ही मतलब होता है। तो सुनना, बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ हमको यह बताता है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में दो एटम के बीच कितना अट्रैक्शन है, बस। बॉन्ड ऑर्डर हमको यह बताता है कि दो एटम के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा तो अट्रैक्शन कम रहेगा। बस इतनी सी बात है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर कम है तो अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल कम स्टेबल है। अब ये बताओ, नियॉन का बॉन्ड क्या आया? यानी नियॉन नियॉन बॉन्ड नहीं बना सकते। यानी कि अगर तुमने N2 लिखा, इसका मतलब दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। O2 लिखा, दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। F2 लिखा, दो फ्लोरीन जुड़ा हुआ। पर अगर Ne2 लिखोगे तो क्या है, सही है लिखना? ये नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि Ne2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? Ne एग्जिस्ट करता है लेकिन Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि Ne बॉन्ड आपस में नहीं बनाते। क्यों? उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? 0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा ना, बस वही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, सिर्फ वही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताओ, इन तीनों में किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है? नाइट्रोजन में, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका, तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा मतलब दो एटम के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। तो लिखिए वहां पर एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो ये देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकालते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि जिस मॉलिक्यूल को बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा बेटा, वो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। कैसे? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड तो ज्यादा स्टेबल। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? ज्यादा स्टेबल। दूसरा पॉइंट ये बताओ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा तो ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा तो तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो ज्यादा अट्रैक्शन तो बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा? कम। तो ये उल्टा होता है बेटा, तीसरा वाला उल्टा है। क्या? बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तीनों लिखो, फिर क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे पूछेगा। लिखो इसको। तो बॉन्ड ऑर्डर से हमें ये 3 बातें मालूम चलती हैं।
ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि डायग्राम बनाने को आए चाहे मत आए, पर बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पर अभी तक तो कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा कि क्या इतना इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, बोल रहा हूं मैं। तो अब सुनो, बॉन्ड ऑर्डर, अब आप लोग अभी तक किसके किसके बॉन्ड ऑर्डर निकाले हो? N2 को निकाले, O2 को निकाले, F2 को निकाले, नियॉन का निकाले, सिलिकॉन का निकाले, इतना निकाल लिए। अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब अगर बेटा सुनो सुनो सुनो, अभी अगर मैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने बोलूंगा तो पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और जब तुम डायग्राम बनाओगे, गौर सुनना, डायग्राम बनाओगे तो बस इतना बता दो कि इस तरफ के डायग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी इस तरफ और इस तरफ कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे और बीच में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6, तो 20 में कितना भरोगे? 12, करेक्ट। लेकिन अब सुनना क्या होता है, अगर O2 प्लस का आ गया एग्जाम में, O2 प्लस का डायग्राम बनाओ, तो बेटा O2 प्लस का मतलब है दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन में प्लस चार्ज लगा देना, और जहां प्लस चार्ज लगाए कितना हो जाएगा ये? 5। O2 प्लस का अगर आ गया एग्जाम में तो ऑक्सीजन में 6 होता है, तो दोनों तरफ 6 नहीं लोगे, एक तरफ कम कर देना, एक कम कर देना। एक कम क्यों कर दिए? प्लस चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 11, तो बीच में कितना भरेंगे? 11 भरेंगे। अब बीच में 11 भरेंगे, पर अब जल्दी बताना, अगर O2 माइनस आ जाता तो दो इस तरफ ऑक्सीजन में 6 होता है, ऑक्सीजन में 6 होता है, पर यहां माइनस साइन है, मतलब किसी एक तरफ माइनस साइन है। क्या समझे? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो बेटा जल्दी बताओ, अब कितने होंगे टोटल? 13, तो बीच में कितना भरोगे? 13। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो जब भी ऐसा प्लस साइन या फिर माइनस साइन वाला आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अच्छा, अगर O2 2 प्लस आ जाए, तब दो ऑक्सीजन है, दोनों में प्लस प्लस कर देना, तो इधर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6, पर प्लस है तो 5, यहां पर 5, बीच में 10। आगे समझ में? तो इस तरह से करना। अब चलो एक काम करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर ना बना के अब हम लोग रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि बॉन्ड ऑर्डर जल्दी निकाल सके। बॉन्ड ऑर्डर जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा एग्जाम में, बॉन्ड ऑर्डर आपको जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी जल्दी बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकालना है, जरा उसको सुनो। आपको पता है एग्जाम में क्या? अब आपको बताता हूं बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा। और अब जो बताने जा रहा हूं यही वो क्वेश्चन है जो लगभग डिसाइड है कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा। जो क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, O2 प्लस N2 F2 N2 प्लस, ऐसे 4 मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा इन चारों को अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो। इन चारों को आपको बता रहे इनमें से कौन सबसे कम स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर। तो चारों का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो इतना बड़ा बड़ा डायग्राम थोड़ी बनाते रहोगे। तो अब आपको डायग्राम को शॉर्टकट में बनाना है। कितना शॉर्ट कर सकते हैं, कितना शॉर्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कितना शॉर्ट किया जा सकता है। ये देखो बेटा, मैं आपको दिखाता हूं। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो O2 प्लस का बनाने बोल दिया किसी ने, O2 माइनस का बोल दिया, O2 2 प्लस का बोल दिया, N2 माइनस का बोल दिया, CO का बोल दिया, NO का बोल दिया, ऐसा भी आता है। तो सुनो बेटा, अब क्या करना, एकदम रफ डायग्राम, जितना रफ आप बना सकते हो। अब कैसे करेंगे रफ डायग्राम? ये देखो मैं कैसे करूंगा, बस आप ना ऐसे ऐसे कर लो। ये देखो, अब इससे और फास्ट तो नहीं हो सकता, बस इस तरह से करते जाना। वो जो 3 बॉक्स नीचे होता है, 3 बॉक्स ऊपर होता है, यहां पर वो सब कोई काम नहीं आएगा। बस एकदम रफली जैसे बना रहा हूं वैसे बनाते जाना। ये देखो, इससे फास्ट और कोई तरीका नहीं है। ये देखिए, ये देखो ऐसा कर देंगे बेटा, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब जल्दी से बताना, नीचे वाला क्या होता है? बॉन्डिंग। ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाले बॉन्डिंग, ऊपर वाले क्या है? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये तीनों बॉन्डिंग, ये तीनों एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये तीनों बॉन्डिंग, ये तीनों एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग,
ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग। हालांकि मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, तो नहीं लिखेंगे तो ही पता है आपको। अभी मैंने पहली बार कर रहे हैं इसलिए एक बार में लिख दिया हूं, पर मुझे लगता नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा बॉन्डिंग कौन सा एंटी। आपको बस गोला गोला बनाना है और फटाफट इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है बेटा, जल्दी बताना। यहां पर क्या बनाना है आपको, O2 O2 प्लस। O2 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 ऑक्सीजन लेना है और एक ऑक्सीजन में क्या रहेगा प्लस। O2 माइनस, 2 ऑक्सीजन लेना है एक ऑक्सीजन में माइनस। O2 2 प्लस, 2 ऑक्सीजन लेना है दोनों में प्लस। NO मतलब एक तरफ N एक तरफ O। CO एक तरफ C एक तरफ O। N2 माइनस, एक तरफ N एक तरफ N माइनस। चलो स्टार्ट करें इलेक्ट्रॉन भरना। तो जल्दी बताना बेटा, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 6, ऑक्सीजन के पास 6 होता है, इसके पास कितना होगा 5, कितना हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फटाफट बॉन्डर निकाले ना, इसका निकाले बॉन्डर। चलो स्टार्ट करते हैं, कितने बॉन्डिंग में गिनो, बॉन्डिंग पहचान पा रहे हो ना, 8। एंटी बॉन्डिंग 3, यहां फ्रैक्शन में आएगा कितना रहा है, यानी कि 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आता है बेटा, ठीक है। चलो और फटाफट करते हैं। O2 माइनस, O2 माइनस मतलब क्या समझे, ऑक्सीजन में या माइनस है तो कितना हो गया 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस निकाले रहे बॉन्डर इसमें। आ चलो O2 2 प्लस, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, ऑक्सीजन में 5 5 10। यहां पर आते हो N2 माइनस, N में N के वैलेंस शेल में कितना होता है 5, पर यहां माइनस साइन एक बढ़ गया 6 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें आइए, एक तरफ कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना हो गया 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, कितना हो गया करेक्ट। अब चलो, इससे और कोई फास्ट तरीका नहीं होता, थोड़ा जल्दी जल्दी रफ में बना लेना और बॉन्डर निकाल लेना। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो एक और उपाय है इसका, याद कर लेना। जब आपको नोट्स मिलेगा ना, तो मैंने क्या किया है, नोट्स में ना, जब आपको नोट्स मिलेगा तो नोट्स के लास्ट पेज में मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल में ना एक बार में लिख दिया है किसका किसका बॉन्डर 0.5 है, किसका किसका बॉन्डर 1 है, किसका 1.5, किसका 2, किसका 2, मैंने एक टेबल बना दिया है। तो या तो आप उसको याद कर लेना, उसी में से आता है, या फिर आपको लगता है तो आप बना भी सकते हैं। प्लीज कॉपी कीजिए और सबका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। चलिए कॉपी कीजिए और बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। सबका बॉन्डर निकालो बेटा।
तो बताएंगे कितना कितना बॉन्ड ऑर्डर आया। यहाँ पर 2.5 है, इसमें बेटा 1.5, 3 इस वाले में 2.5 इस 3 और 2.5। अब वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मैं चलो दोबारा लिख देता हूं। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया बेटा, ये देखो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया O2 प्लस N2 F2 और N2 माइनस, और बोलेगा इनको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज कीजिए, स्टेबिलिटी के हिसाब से ऑर्डर में अरेंज कीजिए। बताओ सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, देख के बताओ कितना है। 1.5। अच्छा कितना कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है पहले बताओ। O2 प्लस का कितना है 2.5, N2 में कितना रहता है 3, N2 माइनस का कितना रहा है 2.5 और F2 को 1 आता है भाई, अभी तो निकाला कुछ देर पहले, है ना। चलो स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे कम स्टेबल कौन होगा बेटा, फ्लोरीन। इसके बाद इन दोनों को साथ में रखो, ऐसे करके बेटा, ऐसे कर देना, इसका मतलब दोनों का लगभग सेम एनर्जी है, मतलब स्टेबिलिटी है, ऐसे कर देंगे। और उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कौन सा है N2। समझ में आया क्या किया मैंने। तो पहले मैंने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको 4 मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इनको स्टेबिलिटी के हिसाब से ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। अगर यही वाला क्वेश्चन अगर बॉन्ड लेंथ होता, क्या करते, उल्टा कर देते, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के अपोजिट होता है, तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाता। तो 3 ही चीज पूछेगा, स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और तीसरा क्या, बॉन्ड लेंथ, बन जाएगा। अब चलिए असली मुद्दे पर आते हैं कि ये सब क्यों किया गया। ये बताओ, ये सब जो आप कर रहे हैं ये क्यों किया आप लोगों ने, वो ड्रॉबैक कवर करने के लिए। किसका ड्रॉबैक, वीबीटी का। तो वीबीटी का एक ड्रॉबैक क्या था, बॉन्ड लेंथ नहीं बताता, स्टेबिलिटी नहीं बताता, डिसोसिएशन एनर्जी नहीं बताता, और ये तीनों पॉइंट ये थ्योरी ऊपर ऊपर से बता रहा है। कैसे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बता दिया इसने स्टेबिलिटी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाया था कि कब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पर ये थ्योरी हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। क्या दे रहा है बेटा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो 3 पॉइंट तो हमने कवर कर लिया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं बेटा। अब चलो, अभी आपने बड़े बड़े डायग्राम बनाए, अब थोड़े छोटे डायग्राम भी बनाते हैं। H2 का, He2 का और H2 प्लस का बनाएंगे। चलो ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, तो क्या करोगे, देखो ये H2 है, चलो बताओ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये हीलियम का है, ये H का है, और एक तरफ को H प्लस ले लेते हैं बेटा। अब जल्दी बताओ, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1, हाइड्रोजन के पास 1, इधर भी 1 इधर भी 1, तो यहां पर कितना हो गया बेटा 2, बस हो इतना ही करना है। चलो बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा, 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। इसमें आते हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो हीलियम में 2, हीलियम में 2, तो बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, 2 - 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0। तो 0 तो आना ही था। हीलियम कौन है, नोबल गैस, और नोबल गैस बॉन्ड थोड़ी बनाते हैं, तो नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। अब इसको बनाते हैं, यहां पर कितना होगा इलेक्ट्रॉन 1, यहां पर 0, मतलब एक भी नहीं है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही रहेगा यहां पर। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, 1
0 डिवाइड बाई 2 दैट इज कितना हो गया 0.5। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0। क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया? नहीं, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो बताओ बेटा, मैंने जब वीबीटी पढ़ाया तो वीबीटी के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट से पाया कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करता है, पर कैसे एग्जिस्ट करता है हम इसको ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बता रहा है कि ये मॉलिक्यूल इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? पॉजिटिव, इसीलिए एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हम वीबीटी में पढ़ ही नहीं पाए थे। कॉपी करिए इसको बेटा। देयरफॉर H2 प्लस आयन कैन एग्जिस्ट H2 प्लस आयन कैन एग्जिस्ट, इसलिए ये यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे इस तरह से बनाने को नहीं आता, बस पूछ देता है कि H2 प्लस आयन क्यों एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक और क्या ड्रॉबैक था? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? अब अभी आप लोगों ने अपने कॉपी में जो एग्जाम्पल बनाया था O2 का, जरा एक बार चेक करो तो O2 का डायग्राम एक बार चेक करो। पूरे डायग्राम में नीचे से लेकर ऊपर तक ध्यान से देखो, क्या कहीं पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ऊपर में 2? ठीक है, ये हटा दो बेटा। सबने कॉपी कर लिया? नहीं हो पाया? कॉपी की कि नहीं? हो गया ना? चलो साइड में ही कर देता हूं। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, अभी अभी कुछ देर पहले जब तुम लोगों ने O2 का डायग्राम बनाया, सुनो ध्यान से, तो ऑक्सीजन का ये देखो बेटा, ऐसे किया था तुमने। ये देखो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो बेटा, क्या है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अनपेयर है ना? अनपेयर है ना? तो बताइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जब हम लोगों ने डायग्राम बनाया था O2 का, तो कहीं पर भी अनपेयर नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही जब मैंने O2 का डायग्राम बनाया था तो O2 में सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे? पेयर। उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या लगने लगा था कि वो डायमैग्नेटिक है, पर एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है। अगर O2 पैरामैग्नेटिक है तो उसमें अनपेयर होना चाहिए, तो हमको अनपेयर दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब ये डायग्राम बनाया तब दिख गया हमको अनपेयर। तो हम कहेंगे अच्छा, इसीलिए O2 क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक। तो O2 पैरामैग्नेटिक होता है। इसको हम VBT से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर हमको MOT एक्सप्लेन करके दे रहा है कि इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? एंटी बॉन्डिंग। तो वहां पर लिखो, नोट करके लिखो बेटा, O2 is paramagnetic in nature. O2 is paramagnetic in nature because it has 2 unpaired electron. It has 2 unpaired electron in its anti-bonding molecular orbital. In its anti-bonding molecular orbital. ठीक, अब इसी के अंदर का एक आखिरी टॉपिक लिखो अपने कॉपी में, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ये लिखने को आता है एग्जाम में बेटा, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये डिफरेंस लिखने को आता है 2 नंबर में, 1 नंबर में आता है ये लिखने के लिए बेसिकली। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस लिखेंगे? इधर सुनो बेटा, ये बताओ, गौर से सुनना, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 कैसे बन जाते हैं?
दो कैसे बन जाते हैं, यहां पर दो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे। तो गौर से सुनिएगा बेटा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे होते हैं तो यहां पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक बॉन्डिंग और दूसरा क्या है बेटा, एंटी बॉन्डिंग। तो दो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है अब मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान सुनना। पहले स्टेटमेंट पहले लिख लेते फिर समझाऊंगा, ठीक है। चलो बॉन्डिंग साइड में लिखो, बॉन्डिंग साइड में लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करता हूं। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, it is formed due to additive effect of atomic orbitals. It is formed due to additive effect of atomic orbitals. इसका मीनिंग क्या है बताऊंगा अभी मैं, पहले लिख लो। It is formed due to additive effect of atomic orbitals, और राइट साइड लिखो उसमें सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट रहेगा। राइट साइड वाला लिखो, एंटी बॉन्डिंग में सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के कारण बनता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, अच्छा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में किसका एनर्जी कम रहता है, बॉन्डिंग का। तो बॉन्डिंग साइड में लिखो इट हैज लो एनर्जी, इट हैज लो एनर्जी, या फिर इट हैज लोअर एनर्जी देन देयर पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लो। इट हैज लोअर एनर्जी देन देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी देन देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा इनको बोलते हैं पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, ये और ये पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसका एनर्जी इन दोनों से क्या है, कम। और एंटी बॉन्डिंग में क्या लिखेंगे, हायर एनर्जी देन देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। लिख लो इसको एंटी बॉन्डिंग साइड में लिखो, एंटी बॉन्डिंग में हायर एनर्जी देन देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कौन स्टेबल है बेटा, बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है। तो बॉन्डिंग साइड में लिखो इट इज मोर स्टेबल इन नेचर, इट इज मोर स्टेबल इन नेचर, और उसमें लिख लो अनस्टेबल इन नेचर। फिर बॉन्डिंग साइड में लिखो, बॉन्डिंग साइड में इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड पाई, और एंटी बॉन्डिंग साइड में लिखना इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। लिख ले इसको, ठीक। तो इस चैप्टर में फिर, सॉरी इस टॉपिक में इतना ही करना है बेटा, बोले बन जाएगा। असल में जब रेगुलर क्लास में इसको लेते हैं तो दो क्लास, कभी कभी 3 क्लास लेना पड़ जाता है। अब हमने थोड़ा हैवी क्लास रह गया, हालांकि 2 घंटा लेना नहीं पड़ा, खत्म हो गया है, पर अब ये टॉपिक एक साथ करने पर एक सीक्वेंस में चलता है तो समझ में आ जाता है। क्लियर कर दूं, इस टॉपिक से 3 ही क्वेश्चन आ सकता है। पहला डायग्राम बनाने को, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर बेस्ड, और तीसरा ये डिफरेंस बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का। रीजनिंग क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। रीजनिंग क्वेश्चन मतलब कि YO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन YH2 प्लस आयन कैन एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बन जाएगा। चलिए फिर अब एक क्लास और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तय करते हैं बेटा, अगले क्लास में इसका मैं नोट्स देता हूं आप लोग को, ठीक है।